अच्छा रोहित, एक बात बताइए, क्योंकि देखिए स्थायी और अस्थायी, अभी तो हम ये कह सकते हैं कि अस्थायी शांति है, लेकिन स्थायी शांति की मांग सबकी तरफ से की जा रही है, पूरी दुनिया की तरफ से की जा रही है। अब ईरान ने बहुत स्पष्ट कहा है कि ये युद्ध का अंत नहीं है, हालांकि बातचीत का रास्ता यहां पर खुला हुआ है, लेकिन क्या ये माना जाए कि हम अगले 2 हफ्ते में स्थायी शांति, स्थायी समझौता हो पाएगा? मतलब इसको चेंज कर पाएंगे अस्थायी को स्थायी में? देखिए, जो 10 पॉइंट प्लान है, और मैं चाहूंगा हम दिखाए वो 10 पॉइंट हाँ। प्लान जो ईरान की तरफ से आया है, उसमें अगर आप उसको पढ़ें तो उसमें काफी ऐसी चीजें हैं जो अमेरिका कर सकता है। फॉर एग्जांपल, सैंक्शंस हटाने की बात की गई है, प्राइमरी और सेकेंडरी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल काउंसिल के जो रेजोल्यूशंस है उन्हें टर्मिनेट करने की बात की गई है। तो आई थिंक वो 10 पॉइंट प्लान में बहुत सारी चीजें हैं जो अमेरिका कर सकता है। जो सबसे बड़ा स्टिकिंग पॉइंट जो अभी फिलहाल दिख रहा है उस 10 पॉइंट प्लान में, वो ही दिख रहा है कि ईरान चाहता है कि अमेरिका एक्सेप्ट करे कि ईरान आने वाले समय में यूरेनियम एनरिचमेंट करता रहेगा। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा स्टिकिंग पॉइंट हो सकता है। बाकी की जो चीजें हैं उस 10 पॉइंट में अगर हम पढ़ें और दिखाएं अपने दर्शकों को, तो आई थिंक अमेरिका एक कॉम्प्रोमाइज जरूर कर सकता है ईरान के साथ उन चीजों पे। लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह चुके हैं कि वो नहीं चाहते कि ईरान जो है यूरेनियम को एनरिच करे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ये कह चुके हैं कि अगर आपको न्यूक्लियर फ्यूल चाहिए, और अगर आप चाहते हैं कि आप न्यूक्लियर पावर बने इन द सेंस ऑफ यूजिंग पावर, तो आप हमसे फ्यूल खरीद सकते हैं, आपको एनरिचमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो वो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा स्टिकिंग पॉइंट हो सकता है। उसके अलावा जितनी भी बातें ईरान ने रखी है, आई थिंक अमेरिका कॉम्प्रोमाइज अच्छा के लिए भी रोहित, आप तैयार हमारे साथ बने रहिए। इस दौरान एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता दें। ईरान ईरान अमेरिका युद्ध सीज फायर को लेकर ये बड़ी खबर है, और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि कुछ राहत यहां पर देखने को मिलेगी, अच्छी खबर आएगी। तो सीज फायर के ऐलान के बाद कच्चे तेल के दाम गिरे हैं, और ये बताया जा रहा है कि 19 से करीब 19% की गिरावट आई है कच्चे तेल के दाम में। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात। 93.87 यूएसडी 117 तक जाने वाला था, और इस समय बेंट में देख रहा हूं 93.87 यूएसडी पहुंच चुका है। ये बहुत बड़ी गिरावट है। और अभी ये देखिए, ये लगभग 14.9% की गिरावट में आगे देख पा रहा हूं इसमें। और ये प्राइजेस जो है, ये जो स्लाइड जंप हुआ है हिमांशु, ये 115 पार कर चुका था, और एक झटके में कहते हैं, देखिए अगर अब से थोड़ी देर पार, टेक्निकली अगर देखें तो अब से 10 मिनट बाद कहां डेडलाइन खत्म होने वाली थी, और उस डेडलाइन के बाद जो खत्म, ये देखिए फिर और गिरावट है 93.61, लगातार गिरावट चल रही है। यानी अब ये जो देखिए अभी तक 14.9% चल रहा है, इसको अभी और ज्यादा बढ़ाना और कम पड़ेगा, है, जो हालात यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 14.14 पर आ चुके, और गिरावट 93.82, ये लगातार गिरावट हो रही है, 14.14 पे आ चुका है। तो ये गिरावट मुझे लग रहा है और लगातार आशुतोष, बढ़ेगी। मुझे लग रहा है जैसे अभी कुछ देर पहले आपने ये बात कही थी कि पिछले कुछ वक्त से मार्केट में बिल्कुल डाउन जा रहा था, बहुत सारे जो निवेशक हैं, आम लोग हैं, वो सोच रहे थे कि क्या होगा, हर जगह लहूलुहान रेड दिखाई दे रहा है। तो लगता है कि अब स्पीड पकड़ता हुआ आज दिखाई देगा, और बहुत से लोगों की उस पर भी नजर टिकी होगी। ये देखिए 93.75, मुझे लग रहा है आज सुबह अगर आप तमाम सारे दर्शक उठे हैं तो हर किसी के हाथ में कॉफी जरूर होनी चाहिए। और रोहित हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित, बेंट क्रूड ने तो दिखा दिया, अब मुझे लग रहा है थोड़ी देर बाद जापान के बाजार खुलेंगे, कोरियाई बाजार भी खुलेंगे, और खुशखबरी वहां से आनी शुरू हो जाएगी। 10 पॉइंट एजेंडा की आप बात करें हिमांशु, रोहित ने लगातार जो जानकारियां दी हैं, युद्ध शुरू होने से लेके यहां बम गिरेगा, यहां खत्म होगा, मुझे लग रहा है सब कुछ बिल्कुल सटीक बैठा है। रोहित, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपकी हर खबर आज तक ने जो भी हमने अपने दर्शकों को बताई वो बेहद सटीक बैठी है। और उस एनालिसिस में एक उम्मीद तो ये थी कि ईरान गिव अप तो नहीं कर रहा है, जैसा अशरफ कर रहा है। एक पुरानी कहावत कही जाती है जियो कॉन्फ्लिक्ट में, द पावर पेव्स वे फॉर पीस। अगर ईरान के पास ये सैन्य ताकत नहीं होती तो आज संभवतः ये शांति का रास्ता नहीं निकलता। कैसे मान लें कि किसी भी बातचीत में ईरान अपनी ताकत खोने को तैयार होगा? जी बिल्कुल नहीं होगा। और वही बात, अगर अब जो मैं 10 पॉइंट की प्लान की बात कर रहा था, आई थिंक उसमें ईरान ने जो बातें कही है, एक सॉवरेन नेशन इस तरह की बातें करता है कि देखिए आप हम पे इस तरह के प्रतिबंध नहीं लगा सकते, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो हम ही कंट्रोल करेंगे, आप हमारे ऊपर इस तरह के प्रतिबंध नहीं लगा सकते। तो कहीं ना कहीं एक सॉवरेन नेशन अपनी बात रख रहा है इस 10 पॉइंट प्लान में। और अगर ईरान इतना ज्यादा टफ एक कंपटीशन नहीं देता इसराइल को और अमेरिका को, दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली देश, तो शायद कॉन्वर्सेशन कुछ और हुई होती। लेकिन मानना पड़ेगा, ईरान ने भी पूरी टक्कर दी है अमेरिका को, स्ट्रैटेजी यूज की है, गल्फ कंट्रीज को भी अटैक किया है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को भी हॉस्टेज बनाया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद दे आर एबल टू टॉक। अपनी टॉप लीडरशिप खोने के बाद भी ईरान बात करने के रूप में है। ऐसा नहीं है कि एक तरफा, जिस तरह से हमने वेनेजुएला में चीजों को देखा था, या जिस तरह से प्रेसिडेंट कह रहे थे कि हम ग्रीनलैंड में करेंगे, उस तरह की चीजें नहीं हो पाई है। तो दाद देनी होगी यहाँ पे ईरान की भी कि दे स्टूड देयर ग्राउंड।
लेकिन जो मार्केट की बात करें तो आशुतोष बता दूं, अमेरिका में भी बड़ी खुशी है इस बात को लेके। डाउ जोन्स 900 पॉइंट्स जंप करके क्लोज हुआ है, तो हमारे सबके पोर्टफोलियो भी जो है यहाँ पे फाइनली वो थोड़ी सी आपके green आपके चेहरे की खुशी बता रही है, आपके चेहरे की खुशी बता रही है, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है। लेकिन अशरफ, ये बताइएगा, बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जो सीज फायर है, ये सीज फायर इसे कैसे देखें? क्या ईरान ने जिस तरह से अपनी ताकत दिखाई, ईरान जिस तरह से डटा रहा, अड़ा रहा, क्या उनकी विजय ये कहा जा सकता है, या फिर अमेरिका की रणनीतिक चाल की जीत इसे कहा जा सकता है, या क्या आप इसे कैसे आंकेंगे? ईरान की ताकत जो ईरान ने दिखाया और जो ये युद्ध शुरू हुआ था, जो आकलन किया गया था, इसमें पूरी तरह से अमेरिका भी विफल रहा और ईरान की ताकत को समझने में। और खास तौर से इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा था कि 7 दिन से ज्यादा देर तक ईरान टिक नहीं पाएगा, वो जो है वो गलत साबित हुए। और बेंजामिन नेतन्याहू को भी ये अब अंदाजा हो गया। दरअसल यहाँ पर जो है हिमांशु, ये समझना होगा कि जिस अंदाज से पिछले कुछ दिनों के दौरान भले ही एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए या बाकी चीजों के जरिए कैजुअलिटी नंबर जो है इजराइल में बहुत कम है, लेकिन जितनी चोट इजराइल को भी पहुंची है इन दिनों में, खासतौर से पिछले 40 दिन के दौरान, वो कोई कम नहीं थी। वहां पर आम लोग भी मारे गए, वहां लोग सड़कों पर निकले, वो किसी न किसी तरीके से अब इस युद्ध का अंत चाहते थे। और जिस इलेक्शन कैंपेन के लिए या अपनी राजनीति के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने इस युद्ध को शुरुआत की थी, पहले गाजा में, उसके बाद फिर लेबनान में, उसके बाद फिर ईरान के बाद, वो जो है उनके लिए ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। और कहीं ना कहीं उनसे अब सवाल पूछे जाएंगे, जो उनके खिलाफ करप्शन के केस है वो खुल जाएंगे। वो कतई नहीं चाहते थे कि ये युद्ध रुके, क्योंकि उसके बाद तो फिर बॉम्बिंग शुरू कर देंगे। जब भी उनका केस हियरिंग पर आता है अशरफ, कहीं ना कहीं बॉम्बिंग जरूर हो जाती है, चाहे गजा पर आक्रामक हो जाए, चाहे लेबनान में हो जाए, चाहे ईरान में हो जाए। ये तो एक पैटर्न हमने देखा है, जैसे उनकी हियरिंग की डेट आती है बॉम्बिंग शुरू हो जाती है। लेकिन एक चीज ये बताएं, क्या आप ये मान के चलें कि मिडिल ईस्ट में खासकर खाड़ी देशों का पूरा लैंडस्केप अब बदल जाएगा, चाहे वो युद्ध विराम ही क्यों ना हुआ हो? जो कुछ हमने देखा है, क्या वहां पर अब परिस्थितियां पहले की तरह कभी नहीं रह जाएंगी? बिल्कुल आशुतोष, बहुत परिस्थितियां बदल जाएंगी। वो पिछले साल ही बदलना शुरू हुई थी जब इजराइल ने कतर में हमास के लीडर्स पे हमला किया था। अब कहीं ना कहीं जो है शक की निगाह से खाड़ी में अमेरिका को देखा जा रहा था। इजराइल को तो पहले ही से देखते थे। और दूसरी तरफ जो संयम बरता है इन 40 दिन के दौरान खाड़ी के देशों ने, ईरान की तरफ से किए गए इतने हमलों के बावजूद, किसी भी खाड़ी के देश ने भले ही पहले तो इनकार कर दिया एयर स्पेस देने को ईरान से, फिर अगर अमेरिका ने वो एयर स्पेस इस्तेमाल भी की, लेकिन उसके बावजूद भी खाड़ी का कोई भी देश जो है डायरेक्ट इस कन्फ्लिक्ट में शामिल नहीं हुआ। तो जाहिर है कि जो एक रेड लाइन थी वो क्रॉस नहीं की, जो कि इजराइल की कोशिश थी, अमेरिका की नहीं बल्कि इजराइल की, कि खाड़ी के देश आपस में ही जो लड़े, ईरान पर जो है सऊदी अरब हमला करे और उसके बाद जो है उनका काम आसान हो जाए। वो हुआ नहीं है। तो वो बहुत बड़ी जीत है इस पूरे क्षेत्र के लिए। और जाहिर है कि रिश्ते तो बहुत खराब हुए हैं ईरान और खाड़ी के देशों के, लेकिन उनको कहीं ना कहीं किसी जगह पर रोकने के लिए अब्बास अरागची भी बार बार बोलते रहे, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है हमारे पड़ोसियों के साथ, हमारी दुश्मनी सिर्फ अमेरिका और इजराइल के साथ है। तो वो जो है वो लाइन बरकरार रही, वो लाइन क्रॉस नहीं हुई। तो खाड़ी के देशों में आने वाले दिनों में जहां पर एक तरफ वो विकल्प देखेंगे कि अमेरिका के बगैर किस देश के साथ वो जो है सुरक्षित रह सकते हैं, जैसे कि पहले ही सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक सिक्योरिटी ट्रीटी की है टर्की के साथ मिलकर, उसी तरह जो है कहीं ना कहीं चीन और रूस का दखल भी जो है वो खाड़ी के देशों में बढ़ जाएगा, अधिक हो जाएगा। और ये भी कहीं ना कहीं है अमेरिका के लिए एक चिंता की बात है। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि खाड़ी के देश भी अब ये समझ गए कि अगर उनका कोई बड़ा दुश्मन है वो इजराइल है, ईरान नहीं। तो ये भी एक जो है एक चीज सामने आएगी, क्योंकि पिछले 3 साल के दौरान हमने देखा कि लगातार जो है गाजा, जो कि खाड़ी का ही एक हिस्सा है, उस पर जो है जिस अंदाज से जो प्लान डोनाल्ड ट्रंप ने रखे, पीस प्लान बनाए, लेकिन उस पर जो है हर बार जो है इजराइल की तरफ से आंदोलन होता है। तो कहीं ना कहीं मैं ये अमेरिका के को इस युद्ध से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन इजराइल का जो वो वर्चस्व बनाना चाहता था पूरे क्षेत्र में और दुनिया में, उस पर बहुत बड़ा चोट जो है इस सीज फायर से जरूर पहुंचेगा।